हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीएसएसबी के पीजीटी फिजिक्स मेल्स और ये पार्ट 3 रहेगा। सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 1, पावर इज आल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रांसफर। अब यहाँ पर क्या है वो हमें नहीं पता। विद रिस्पेक्ट टू टाइम द बेस्ट चॉइस फॉर एक्स इज, क्या वो करंट होगा, एनर्जी होगी, वोल्टेज होगा, चार्ज होगा। देखो पावर इक्वल टू होता है एक्चुअली या तो वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन या फिर पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर सही आंसर होगा एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस दैट इज ऑफ द वैल्यू। देखो मैंने कॉमन एमिटर या एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में सब कुछ पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया, अलग से भी एक वीडियो वो भी आप देख लेना। अब इसमें क्या होगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पूछा है ट्रांजिस्टर का कॉमन एमिटर मोड में। तो आप ये देखिए ये है कॉमन एमिटर मोड और इसमें आउटपुट जो होगा पावर गेन हाई होगी, करंट गेन भी हाई होता है, वोल्टेज गेन भी हाई होता है, तीनों चीज़ें हाई हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हाई रहेगा, ऑप्शन 1 सही रहेगा। लेट अस डिस्कस अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कि आप एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट कन्वर्ट एसी टू डीसी। ये तो हो गया कि है क्या, मतलब काम क्या होता है। तो काम होता है इसका एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अब क्यों करते हैं ऐसा, तो देखो हमारे घरों में कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि डीसी करंट पर चलती हैं, जैसे डीसी मोटर या फिर मोबाइल फ़ोन या फिर टीवी टेलीविज़न। तो इनको डीसी करंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारे घरों में जो पावर आती है वो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में आती है। तो इसीलिए हमें एसी को कन्वर्ट करने के लिए डीसी फॉर्म में रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट रहती है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना जिसमें आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो, इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होगी वो होगी रेक्टिफायर। अब देखो 3 तरह के रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। अब इसको समझने से पहले मैं आपको डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का एक बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ। वो ये है कि देखिए अगर कोई आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड बायस में वो करंट को कंडक्ट करती है, तो हम एज अ शॉर्ट सर्किट उसको रिप्लेस कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, जब पीएन जंक्शन का पी पॉजिटिव से कनेक्ट हो और एन साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, उसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और इजीली करंट कंडक्ट हो पाता है। रिवर्स बायसिंग में पी जंक्शन नेगेटिव से कनेक्ट होगा, एन जंक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। तो ऐसे में जो आइडियल डायोड होगी वो बिल्कुल भी करंट को कंडक्ट नहीं कर पाएगी और वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी। इन्हीं 2 पॉइंट्स पर पूरा जो रेक्टिफायर है इसी पर बेस्ड होता है। अब समझते हैं कैसे ये काम करता है। तो देखिए मान लेते हैं कि हम ये अल्टरनेटिंग सोर्स को, अल्टरनेटिंग करंट को यहाँ पर सेंड कर रहे हैं इनपुट पर। तो ये पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव। अब होगा क्या कि शुरुआत में ये जो साइड होगी ये पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब जब इसमें आप ये डाल रहे हो वेव तो ये पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव। अब आप देखो कि यहाँ पर ये पी साइड है, ये एन साइड है। तो पी जंक्शन पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, एन जंक्शन नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइकिल के दौरान, मतलब ये जो पॉजिटिव साइकिल है, जो डायोड होगी वो कंडक्ट करेगी और जब वो कंडक्ट करेगी इसके लिए आपको आउटपुट मिल जाएगी जैसे आपको यहाँ पर मिल रही है। लेकिन जब यहाँ पर नेगेटिव साइकिल आएगी, मतलब नेगेटिव पार्ट आएगा, तो नेगेटिव पार्ट आने पर क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव। मतलब आप ये देखो यहाँ पर इनपुट आ रहा है तो ये नेगेटिव पार्ट अब एंटर कर रहा है, तो एक साइड नेगेटिव हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि पी जो है, पी जंक्शन वो नेगेटिव से कनेक्ट हो गया है। अब जब पी नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो वो होती है रिवर्स बायसिंग और ऐसे में कोई भी कंडक्शन नहीं होगा, नो करंट, आपको कोई करंट नहीं मिलेगा। जब कोई करंट नहीं मिल रहा है तो आप देखो अब आपको कुछ भी वेव नहीं मिल पा रही है। ठीक है, फिर से पॉजिटिव साइकिल आ गई, ये फॉरवर्ड बायस होगा, करंट मिलेगा। उसके बाद फिर से एक नेगेटिव साइकिल आएगी, ये रिवर्स बायस हो जाएगी और करंट आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको मतलब कंप्लीट साइकिल नहीं मिल पा रही है। किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव मिल पा रही है। जैसे कंप्लीट वेव ये हुई तो उसका एक ही पार्ट आपको मिल पाया है, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर, इसको सेंटर टैप भी कहते हैं। यहाँ पर हम 2 डायोड का इस्तेमाल करते हैं। लेट ये हमारी डायोड D1 है और ये डायोड D2 है। अब ये कैसे काम करती है उसको समझते हैं। देखो अगर हम फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसमें क्या होगा, ये वाली जो डायोड होगी यहाँ वाला टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव
और ये वाला टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो, ये पी साइड है, यहाँ पर ये पी साइड है, ये एन और ये एन। तो ये वाले जो डायोड है D1, उसका पी जंक्शन पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया है, तो ये तो करंट को कंडक्ट करेगी, मतलब करंट आपको यहाँ से मिलेगा। लेकिन ये जो सेकंड डायोड है रिवर्स बायस हो गई है। जब रिवर्स बायस हो गई तो इसकी वजह से आपको कोई भी करंट नहीं मिलेगा। तो आपको जो आउटपुट अब मिलेगा वो मिलेगा ओनली डायोड D1 की वजह से। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये डायोड D1 की वजह से आपको आउटपुट मिल गया है। अब जब यहाँ पर नेगेटिव साइकिल आएगी तो नेगेटिव साइकिल आने पर ये जो अपर पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन हो गया नेगेटिव, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा उसका जस्ट अपोजिट यानी कि पॉजिटिव। तो अब ये वाली जो डायोड होगी D1, ये आप P है, ये N है, तो P जंक्शन नेगेटिव से कनेक्ट है, इसका मतलब ये तो हो गया रिवर्स बायसिंग में, और ये हो जाएगा अब फॉरवर्ड बायसिंग में। तो करंट जो आपको मिलेगा आउटपुट पर वो सिर्फ जो डायोड हमारे नीचे वाले यानी कि D2, उसकी वजह से आपको करंट मिलेगा। तो पहले जो करंट मिल रहा था वो D1 की वजह से मिल रहा था, अब D2 की वजह से मिला है, क्योंकि जो नीचे वाली वो फॉरवर्ड बायस में हो गई और ऊपर वाली रिवर्स बायसिंग में। ऐसे ही बार बार रिपीट ये होता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव साइकिल होगी तो D1 करंट की वजह D1 की वजह से करंट मिलेगा आउटपुट पर, नेगेटिव साइकिल होगी तो D2 की वजह से, तो D1 D2, फिर इसके बाद ये फिर से D1 की वजह से मिलेगा, ये D2 की वजह से मिलेगा। इस तरह से आपको मतलब कंप्लीट वेव फॉर्म मिल पा रही है अब आपको। अगर हम फुल वेव और हाफ वेव में देखें, आउटपुट फ्रीक्वेंसी का हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है एफ इनपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये पूरी एक साइकिल हो गई है, ठीक है। तो इसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो वो एफ नॉट ही रहेगी, मतलब जितनी इनपुट पे फ्रीक्वेंसी है उतनी रहेगी, यानी कि एफ नॉट बराबर होगा इनपुट के। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में आप ये देखो, ये कंप्लीट साइकिल थी, लेकिन इस कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में आपको 2 बार आउटपुट मिल गया है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी फुल वेव रेक्टिफायर में, आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो 2 टाइम्स होगी इनपुट फ्रीक्वेंसी के। और यही चीज़ रहती है ब्रिज रेक्टिफायर में। ब्रिज रेक्टिफायर में भी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 टाइम्स होगी इनपुट फ्रीक्वेंसी की, यानी कि अगर आप इनपुट पर 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहे हो तो आउटपुट पर आपको उसकी डबल मिलेगी, 60 मिलेगी किसमें, फुल वेव रेक्टिफायर में और ब्रिज वेव रेक्टिफायर में, जबकि हाफ वेव में 30 ही रहेगी। अब बाकी पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ डायोड हाफ वेव में कितनी है, 1 है, जबकि फुल वेव में 2 है और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 है। आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलेगी VDC वो रहेगी 1/π टाइम्स, और यहाँ पर 2/π टाइम्स हो जाएगी फुल वेव रेक्टिफायर में, और ब्रिज में 2/π टाइम्स। अगर पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करें तो इसमें VM, इसमें डबल और इसमें VM ही रहेगी। रिपल फैक्टर, देखो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, एक तो रिपल फैक्टर से और एक एफिशिएंसी से, इनको हमें याद रखना है। रिपल फैक्टर ये बता रहा है कि देखिए जो आउटपुट आपको DC होता क्या है, DC होता है जो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल हो या कांस्टेंट रूप से उसमें करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहे। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पर ये रिपल बन रहे हैं, मतलब कि वेव बन पा रही है, कंप्लीटली DC नहीं हुआ है। तो रिपल फैक्टर ज़्यादा होता है किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में 1.21, जबकि फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर कम होता है, इसलिए बेटर होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसका जो रिपल फैक्टर है वो उसकी वैल्यू कम होती है 0.48 और इसकी भी 0.148, जबकि रिपल फैक्टर होता है 1.21। एफिशिएंसी की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर तो ज़्यादा है, इसीलिए उसकी एफिशिएंसी कम होगी 40.6%, और फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी सेम रहेगी 81.2% या 81.2%। तो आपको जो हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें कंप्लीटली DC नहीं मिलता है, उसको कंप्लीट DC बनाने के लिए आगे हम इस्तेमाल करते हैं फिल्टर का। जैसे बहुत तरह के फिल्टर होते हैं, पाई फिल्टर, RC फिल्टर, तो कंप्लीटली उसको DC बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिल्टर का। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इन अ ब्रिज रेक्टिफायर द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी कितनी होगी ब्रिज रेक्टिफायर में। तो अभी हमने डिस्कस किया 81.2, तो अराउंड पूछा है तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कॉपर वाइज इज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस विल बी। देखो अगर हम, कॉपर क्या एक तरह का मेटल है या कंडक्टर भी कह सकते हैं, तो कंडक्टर के केस में अगर मान लीजिए, मैं पहले आपको ग्राफ बता देता हूँ रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ में। तो कॉपर के लिए जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है, मतलब कि टेम्परेचर के साथ साथ रेसिस्टिविटी बढ़ती है कॉपर की, यानी कि मेटल की, ठीक है। अगर हम नाइक्रोम की बात करें, जैसे कोई एलॉय है, तो एलॉय के लिए रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है ये इस तरह से रहता है, यानी कि इसमें भी
टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। जबकि सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा होता है, दोनों के उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में अगर आप मान लीजिए टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टिविटी वहाँ पर डिक्रीज होती है, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो हमसे पूछा था कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कॉपर वायर इज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस। तो देखो रेसिस्टिविटी बढ़ रही है, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हम ये कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस होगा कॉपर का वो इंक्रीज करेगा। नाइक्रोम का भी इंक्रीज करेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर का इसका उल्टा होगा, सेमीकंडक्टर में डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोलर सेल रिक्वायर। ये मैंने पार्ट 1 में इसके बारे में आपको बता देता। सोलर सेल में किसी भी बायसिंग की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें आंसर होगा 0 बायस। पार्ट 1 में ये एक्सप्लेन किया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट इज द ट्रू विद रिगार्ड टू फर्मी लेवल। तो अगर फर्मी लेवल की बात करें तो ये जो फर्मी लेवल होगा पी टाइप में टेम्परेचर बढ़ाने पर ये सेंटर की तरफ मूव करेगा। इट रीचेस द सेंटर फॉर द फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायर ऑफ रेजिस्टेंस। देखो एक वायर का रेजिस्टेंस हमें गिवन है 2R। अब आगे कह रहे हैं कि इज कट इनटू 2 हाफ्स। जब इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लेंथ हाफ कर दी है। और आपको पता है R इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया होता है। तो जब आप लेंथ को हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। एरिया तो कांस्टेंट है, रेसिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी जब आप इसको काटोगे। तो अगर इसका रेजिस्टेंस 2R है तो जो दो पोर्शन इक्वली कट किए हैं उनका रेजिस्टेंस R और R हो जाएगा। क्योंकि आप ये कंसिडर कर सकते हो कि मान लेते हैं इसकी लेंथ 2L है तो इसकी लेंथ L होगी और इसकी भी लेंथ L होगी, तो इनका रेजिस्टेंस R होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ पर डिपेंड करता है। अब ये दोनों जो रेजिस्टेंस आए ना R और R, इनको ये पैरेलल में ज्वाइन कर रहे हैं। अब जब ये पैरेलल में ज्वाइन कर रहे हैं तो इनके बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आपको बताना है कितना होगा। तो देखो जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ पर क्या है 1/R + 1/R, दोनों इक्वल है। तो R इक्वलेंट कितना आ जाएगा R/2। वैसे भी आप एक चीज़ डायरेक्टली ध्यान रखना, जब भी दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो किसी एक का हाफ आएगा। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ एक रेजिस्टेंस 4 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस भी पैरेलल में 4 ओम का ही है, तो जो इनका इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में वो 2 ओम आएगा, किसी एक का आधा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा R/2 ओम। नेक्स्ट है टू एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। मैंने पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वी नीड टू कंसीडर। देखो जब आप बीजेटी को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको दोनों ही मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को कंसीडर करना पड़ेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो क्या होता है। देखो पहले मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो दो रेजिस्टेंस लेट से R1 और R2, इसको आपने सीरीज में कनेक्ट किया। अब सीरीज में कनेक्ट करें तो करंट भेजना पड़ेगा बैटरी से। तो करंट जो यहाँ से निकलेगा आप ये देखो कि करंट क्या होता है Q/T, यानी कि चार्ज अपॉन में टाइम। अब जो यहाँ से चार्ज निकल रहे हैं तो वो कहीं और तो रास्ता है नहीं उनके पास, वो जाएंगे तो इसी तरह से। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों में ही करंट सेम रहेगा। दोनों में अगर मान लीजिए जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो उसमें करंट सेम इसलिए रहता है करंट के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है जहाँ वो जा सके, तो करंट सेम रहेगा। अब जब करंट सेम है और रेजिस्टेंस तो डिफरेंट है तो देखो V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1 और V2 हो जाएगा IR2। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज दोनों में डिफरेंट रहेगी क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंट है। तो हम क्या कहेंगे करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज इज डिवाइडेड, यानी कि जो नेट वोल्टेज होगी ना बैटरी की वो बराबर होगी V1 + V2 के। तो ये ध्यान रखना हमें कि सीरीज में 10th क्लास का क्वेश्चन है, सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। लेकिन पैरेलल के भी डिस्कशन कर लेते हैं। पैरेलल में ये होगा कि मान लीजिए आपने दो रेजिस्टेंस लिए हैं R1 और R2 और इसको बैटरी V से कनेक्ट कर दिया है V से। अब क्या है कि करंट जब यहाँ पर जाएगा ना तो उसके पास दो रास्ते हैं। अब जब दो रास्ते हैं तो वो दोनों की तरफ जाना चाहेगा, देखेगा कि कौन कैसा रास्ता है। तो यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि I की वैल्यू यहाँ पर I1 + I2 हो जाएगी। जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस देखो दो वायर के बीच का पॉइंट का डिफरेंस हम लेते हैं तो ये दोनों ही सेम पॉइंट से कनेक्टेड दोनों रेजिस्टेंस, तो यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। तो V सेम रहेगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। कब करंट डिवाइड होगा? कब? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जबकि सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। देखो
क्वेश्चन 10 है किरचॉफ करंट लॉ इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अननोन। अब जब किरचॉफ करंट लॉ है तो करंट को ही फाइंड करने के काम आता है, ये तो ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। एक और चीज़, जो किरचॉफ करंट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक होता है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो कहता है समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज जीरो, जबकि किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि एट अ जंक्शन समेशन ऑफ ऑल द करंट, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट हमेशा इक्वल होगा और नेट करंट रहेगा जंक्शन पर जीरो। वोल्टेज केवीएल में समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज जीरो होता है, और जो केवीएल होता है वो डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड द क्लोज लूप। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू केवीएल समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इज जीरो, तो आंसर हो जाएगा ऑल द वोल्ट का जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको लूप में मिलेगा उन सब का समेशन जीरो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डिवाइड अ पीस ऑफ कॉपर वायर इनटू 10 इक्वल पार्ट। यानी कि मान लेते हैं एक हमारे पास वायर रहा होगा जिसकी लेंथ में 10L ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, लेट से 10R। जैसे हमने एक क्वेश्चन पहले किया था ना वैसे मैं करूँगा इसको। अब इसको जब ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब हर एक पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसलिए मैंने 10L माना था ताकि सिंप्लिसिटी के लिए हम कह सकते हैं कि जितने भी पार्ट होंगे अब उन सब की लेंथ कितनी होगी L, और उनका सबका रेजिस्टेंस भी कितना होगा R। अब ये कह रहा है कि इन सबको पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंस है 10 रेजिस्टेंस है उन सबको हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में। तो इसका मतलब 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/R प्लस 1/R, ऐसे में कितना टाइम्स करूँगा, 10 टाइम्स करूँगा। तो इसका मतलब ये 1/R को जब आप 10 टाइम्स ऐड कर रहे हो रेसिप्रोकली तो ये 10/R आ जाएगा। 1/R प्लस 1/R, ऊपर नीचे तो सेम है ना R, ऊपर क्या आएगा 1 + 1 + 1 1 कितनी बार, 10 बार, तो 10/R हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट आया वो कितना आ गया, R/10, R/10 आ गया है, ठीक है। उन्होंने पूछा था द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर। तो आप ये देखो ये हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था 10R, हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था 10R, जो हमारा अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो R/10 आ रहा है। तो अगर मैं 10R के रेस्पेक्ट में देखूं तो मुझे ओल्ड रेजिस्टेंस ये है ना हमारा ओल्ड रेजिस्टेंस, मुझे ओल्ड रेजिस्टेंस के टर्म्स में बताना है कि नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये होगा कि जो अब R इक्विवेलेंट नया वाला R इक्विवेलेंट है वो कितना होगा 10R/100, यानी कि 10R/100। अब ये 10R क्या है, ये है ओल्ड रेजिस्टेंस, मतलब जो पहले था रेजिस्टेंस, अपॉन में कितना गया 100। तो ये पूछा था कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है, वो है 10R, उसमें हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1/100 की, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा 1/100। तो आपको ओल्ड रेजिस्टेंस की यानी कि जो 10R था उसमें 1/100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि आपको नया वाला रेजिस्टेंस पता लग जाए। डोमेस्टिक वायर में जितने भी कनेक्टेड आप एप्लायंसेस को कनेक्ट करोगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं, इसलिए ताकि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा काम करता रहे और सबको समान पोटेंशियल डिफरेंस मिल सके। सीरीज़ में इसलिए कनेक्ट नहीं करते क्योंकि सीरीज़ में ये दिक्कत रहती है अगर एक भी एप्लायंसेस खराब हो गया, एक भी स्विच खराब हो गया तो आगे जितने भी अप्लायंसेज होंगे वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था सीरीज में करंट सेम रहता है। तो एक में करंट नहीं जाएगा तो अगले वाले में करंट कहाँ से चले जाएगा, क्योंकि करंट सब में सेम जाना है। तो इसलिए हम सीरीज में कनेक्ट नहीं करते, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हेन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज स्विच वी मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसको भी मैंने पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस किया था। तो स्विच की तरह अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको हम सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ कैसे। तो देखो मैंने आपको बताया था 2 रीजन होंगे, एक कट ऑफ रीजन और एक सैचुरेटेड रीजन। कट ऑफ रीजन मतलब ये वाला, ये सैचुरेशन रीजन है और नीचे ये कट ऑफ रीजन है। इन दोनों में ही कट ऑफ और सैचुरेटेड रीजन में ही हम ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच इस्तेमाल करते हैं। कट ऑफ रीजन में स्विच ऑफ होता है और सैचुरेटेड रीजन में स्विच ऑन रहता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। और अगर एक्टिव रीजन रहता है तो उसमें हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट इज द ट्रू वैल्यू विद फर्मी। अब इससे पहले पी टाइप के लिए पूछा गया था, तो दोनों में ही चाहे वो एन टाइप हो या पी टाइप है, दोनों में ही
ये जो फोरबिडन एनर्जी बैंड गैप सेंटर की तरफ रीच करेगा, यानी कि इट रीचेज द सेंटर ऑफ द फोरबिडन एनर्जी बैंड गैप। ये भी क्वेश्चन ट्रांजिस्टर पर बेस्ड है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट दैट इज ऑफ द वैल्यू। इस पर भी मैं आपको पहले ले चलता हूँ, उसी पर जो मैंने एक्सप्लेन किया था। देखो कॉमन एमिटर में इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा, मॉडरेट रहेगा, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई रहता है। तो इसमें हाई तो होगा नहीं, जीरो भी नहीं होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा लो। टू रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ बीजेटी वी यूज द एरोहेड। देखो ये भी मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था। जैसे इसमें 3 पार्ट होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो जो एरो हेड होता है उसको हम एमीटर पर रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये अंदर की तरफ है तो इसका मतलब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। और अगर ये बाहर की तरफ है एरो, किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, एमीटर पर। बाहर की तरफ होगा तो पीएनपी वाला होगा। ठीक है, एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। एरोहेड हमें करंट की डायरेक्शन को बताता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फर्मी लेवल फॉर एन एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर कहाँ होता है। तो एक्सट्रिंसिक के लिए इट लाइज टुवर्ड द कंडक्शन बैंड, जबकि पी टाइप होगा तो वैलेंस बैंड के पास रहेगा। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, पी टाइप में होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ वाई ब्रांच इज वन दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट विदाउट अफेक्टिंग द सर्किट। एन अप्रोप्रिएट चॉइस क्या होगी। देखो अगर आप वाई को हटा भी दोगे सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे रिडंडेंट। तो आंसर होगा रिडंडेंट। मोह किसकी यूनिट होती है, तो ओम किसकी होती है, उसका रेसिप्रोकल कर दो। ओम होती है रेजिस्टेंस की, तो इसका उल्टा मोह होगा। तो रेजिस्टेंस वैसे भी उल्टा होता है ना कंडक्टेंस का, रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए कंडक्टेंस आ जाएगा मोह के लिए।